हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास हमारा चल रहा है जिसमें हम टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी लास्ट समय में अब अगर आपका सबसे अच्छा रिवीजन हो सकता है तो वो इसी से हो सकता है, क्योंकि आपको एक ही टॉपिक को, हर एक फैक्ट को एक जगह पे कंक्लूड कर दिया गया है और ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके इसका नोट्स बना सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे फसल हो गया, कृषि हो गया, यहाँ से प्रश्न आपका एक एक एग्ज़ाम में आपका 3 से 4 क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से देखने को मिलता है। तो ये मैं कम मात्रा आपको बता रही हूँ, मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रही हूँ। तो जितना मैंने एनालिसिस देखा है क्वेश्चंस का, यहाँ से आपका डेफिनेटली प्रश्न बनेगा और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हर एक चीज़ पर आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करती चलूँगी। अच्छे से आपको ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि सुनने से ना बहुत सारी चीज़ें आपको याद होती है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये टॉपिक आपको 100% देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं डिटेल से सारी चीज़ें करवा रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे और बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे। तो भारत की विशेषता पहले हम देख लेते हैं, कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाता है। तो निर्वाह प्रकार की कृषि होती है, खाद्यान्नों की कृषि की प्रधानता है, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं इसमें, और कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। ये भारतीय कृषि की बात की जा रही है। भारी जनसंख्या का दबाव भी यहाँ पे होता है। कृषि फसलों की विविधता यहाँ देखने को मिलती है और सीमित क्षेत्रों में गहन कृषि भी यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करें अगर हम भारत में कुल क्षेत्रफल की, तो 51% जो आपका है वो कृषि पर निर्भर करता है। 21% वन पे, 24% बंजर भूमि है और 4% जो है वो चारागाह पर यहाँ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इससे बाहर आपको वीडियो में आज जो भी चीज़ कराया जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से। तो इतना मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सब कुछ मैं इसमें आपको करवा दूँ एक ही वीडियो में कंप्लीट। पूरा कृषि आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मैं बात करूँ ऋतुओं के अनुसार, तो कृषि के फसल प्रारूप है। आप सभी जानते हैं यहाँ से एक प्रश्न आपका बन ही जाता है। तो ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार से है, 3 रूप से देखने को मिलता है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल की बात करें पहले, तो इन फसलों को अधिक जल एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रश्न आपका धीरे धीरे जो है लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल को। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि आपको एक ज्वार या मक्का दे दिया जाएगा और पूछेगा इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे अब आपके। कुछ मॉडरेट बनाने के लिए क्वेश्चंस को इजी कर दिया जाता है, लेकिन आपको कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस फसल में क्या होता है, खरीफ की फसल में अधिक जल और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस विशेषता को भी आपको ध्यान में रखना है। हम किसी भी प्रकार से परीक्षा में चूक नहीं सकते हैं। एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। पूरी ज्योग्राफी, पूरे टॉपिक आपको इसी तरह से कवर करवाई। तो यहाँ पे देखिए, जून जुलाई में ये बोया जाता है, ये भी बात आपको इसके अंदर ध्यान देना है, और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अभी यहाँ तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ ये तो होता ही है, जून जुलाई में बोया जाता है। जब प्रश्न आपका आएगा ना तो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। किस तरह कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, कन्फ्यूज़ किया जाएगा, जुलाई से अक्टूबर में बोया जाता है, जून से अक्टूबर बोया जाता है, सितंबर से अक्टूबर बोया जाता है, बस आप हो जाएंगे कन्फ्यूज़। इसीलिए आपको अच्छे से बस याद करना है, जून या जुलाई में ये बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलों की अगर प्रमुख फसल की बात करें तो जो चावल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चावल, ज्वार, मक्का, कपास का भी पूछा जाता है, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, दाल, प्याज, हरी मिर्च, लौकी, भिंडी, ये सभी आपके खरीफ की फसलें हैं। सॉरी। बात करूँ रबी की फसल की, तो ये फसलें शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि शरद ऋतु में उगाई जाती है। इसके लिए जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी एवं परिपक्व के समय गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है।
तो ये आपको विशेषता भी ध्यान में रखना है। बुआई की बात करें तो ये नवंबर के महीने में इसकी बुआई होती है और अप्रैल में कटाई होती है। अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। रबी की फसल जो है कौन कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है वो है चना, बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए कि गेहूँ, चना, सरसों, रेपसीड, चावल दक्षिण भारत में, इस प्रकार से जो है रबी की फसलें ज़्यादातर देखने को मिलती है। जायद की बात करें, अभी हम इसको एक टेबल में भी देख लेंगे ताकि जो भी बचा खुचा है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादातर खरीफ की फसलें ही पूछी जाती हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है आपका ये भी पूछा जा सकता है। जायद की बात करें तो ये मुख्य रूप से सिंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पावधि ऋतु के लिए उगाई जाती है, मतलब कम समय के लिए। प्रश्न आपका भाषा में उलझाया जा सकता है। याद रखिए कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में पूछा जाए अल्प अवधि के लिए किस फसल को उगाया जाता है, तो जायद की फसल हो जाएगी। या मार्च और जून के मध्य में बोई जाती है। जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, खीरा, इस प्रकार के जो फसल होते हैं वो आपके जायद फसल के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है शायद, देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारा क्या है, कृषि के प्रकार। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा है निर्वाह कृषि, जो कि आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो निर्वाह कृषि क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, भारत में अधिकांश किसान इसी कृषि पद्धति से खेती करते हैं। किसी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर भारवाहक पशुओं और परिवार के सदस्यों की मदद से खेती करते हैं। इस पद्धति में अपनाए जाने वाले तरीके पुराने और उपकरण साधारण होते हैं, ये भी बात आपको याद रखना। निर्वाह मतलब सिर्फ निर्वाह करने के लिए, समझ लीजिए घर में अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए। आपको मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, इसीलिए मैं इतनी बातें आपसे कर रही हूँ। और आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, क्योंकि बता ही रही हूँ 2-3 दिन से मेरा गला बहुत ख़राब है, तो बोलने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, पर आपको आई होप समझ में ज़रूर आ रहा होगा, इतनी क्लियर है आवाज़। चलिए, तो इस पद्धति में अपनाए जाने वाले तरीके क्या है, पुराने हैं, क्योंकि याद कर लो ना कि गांव में खेती करते हैं किस प्रकार से। आप देखिए छोटे छोटे उपकरण होते हैं, साधारण उपकरण होते हैं, पुराने तरीके से जो है फसल उगाई जाती है निर्वाह करने के लिए, घर का निर्वाह, परिवार का निर्वाह करने के लिए। तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप, तो आपको याद रह जाएगा। इसमें मुख्य रूप से खाद्य फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी, निर्वाह कृषि में होता है। अभी आपका निर्वाह कृषि में कौन कौन सी फसल है, रोपण कृषि में कौन कौन सी फसल आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी भी। चलिए, तो कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, एक भी चीज़ आपका स्किप नहीं होगा। चलिए, बस आपको तसल्ली से बैठ के देखते रहना है। रोपण कृषि की बात करें तो इसे कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। भारत में रोपण कृषि ब्रिटिश सरकार द्वारा 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। इस प्रकार की कृषि में नकदी फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, नकदी फसलों को उगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसमें उगाया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका सीधा सीधा बन सकता है यहाँ से कि नकदी फसलों को उगाया जाता है कौन सी कृषि में। तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा रोपण कृषि, बस आप वहीं पे टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक आपको पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है, तो ये मैं खोज के आपके लिए यहाँ पे लगाई हूँ, ठीक है। तो भारत में जो कृषि है, भारतीय किसान जो है 55% जो है कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करती है। ये प्रश्न आपका इस प्रकार से 1-2 बार बना है, इसलिए मैंने इसको लगाया है। देखिए यहाँ पे 55% जो कृषि है वो क्षेत्र मानसून पर निर्भर करती है, 45% क्षेत्र सिंचित पर निर्भर यानी सिंचाई पर निर्भर करती है, 60 से 65 खाद्यान्न फसलें उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ये सब ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें, ठीक है। और वाणिज्यिक फसलें जो है 35 से 40% उगाए जाते हैं भारतीय किसान के द्वारा। जो वाणिज्यिक होती है यानी कि कपास और जूट की जो खेती होती है वो वाणिज्यिक फसलों के अंदर आती है, इसको भी हम और अच्छे से देखेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं रोपण कृषि में ना, चलिए आगे देखते हैं रोपण कृषि में और क्या क्या बातें आपकी कही जा रही है। तो रोपण कृषि यानी प्लांटेशन की बात हम कर रहे हैं, और इस कृषि का मुख्य विशेषता क्या है, ज़्यादा पूंजी इसमें लगता है, ठीक है, ज़्यादा पूंजी लागत लगता है, विशाल भूमि होनी चाहिए, बहुत बड़े जगह पे आपका
प्लांटेशन होता है, प्रबंधन कौशल होने की व्यवस्था होना चाहिए, पूरा एक सिस्टम होता है उसको काम करने का, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का एक अच्छा प्रयोग होता है वहाँ पे, मशीनरी का प्रयोग होता है, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तभी तो ज़्यादा मात्रा में चीज़ें उपलब्ध होंगी, ज़्यादा फसल उगाया जाएगा ताकि उसको व्यापार किया जा सके। अत्याधुनिक कृषि मशीनरी होगी, मतलब यही है आपका कि मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, उर्वरक का यूज़ किया जाता है, अच्छी परिवहन सुविधा व खाद्य प्रसंस्करण कारखाना इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। किसके अंदर होता है? रोपण कृषि के अंदर होता है। रोपण आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। रोपण कृषि जो प्लांटेशन के नाम से आप जानते हैं। इस प्रकार की कृषि के तहत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें में कौन कौन है? रबड़, चाय, कहवा, कोको, केला, नारियल एवं मसाले। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? स्थानांतरित कृषि, इसी को झूमकृत खेती भी कहते हैं, जिसको आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, सीटेट के टाइम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आप इसको पढ़ ही रहे होंगे लगातार, तो आप जानते हैं इस चीज़ को। इसमें क्या होता है? तो इसमें जगह को बार बार बदल दिया जाता है। किस प्रकार से? तो कि इस प्रकार की कृषि में आदिवासी लोगों द्वारा जमीन के एक टुकड़े को कृषि के लिए साफ किया जाता है। 2-3 वर्षों के बाद जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती, वहाँ पे जब फसल कम होने लगती है, तब उस भूमि को त्याग दिया जाता है। फिर वे आदिवासी दूसरे जमीन की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। तो यह कृषि अति प्राचीन पद्धति है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय हिस्सों पर बड़ी संख्या में वनोन्मूलन और मृदा अपरदन होता है। यह बहुत ही खतरनाक है मृदा अपरदन के हिसाब से। अब देखा जाए तो ये कृषि आपका किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहने वाले जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। ये कृषि के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, तंबाकू, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा सकता है कि झूम खेती के अंतर्गत कौन कौन सी जो है खेती की जाती है, याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विस्तृत कृषि की तरफ। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या है ये, इसको देखते हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो है किसी विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। इसमें मानव श्रम जो है वो कम लगता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी मशीन के यंत्र के द्वारा प्रयोग किया जाता है कृषि का यहाँ पे, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इसी विधि को अपनाने हेतु पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बहुत छोटा सा था ये, इसको विस्तृत कृषि के नाम से भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होता है, मानव श्रम कम लगता है। तो कथन के हिसाब से प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है आपका वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग। ये भी आपका बहुत ज़्यादा कमेंट बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रहता है। इसमें कृषि निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है, लाभ को, ये याद रखिए। वाणिज्यिक कृषि की बात की जाए तो निवेश लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पैदावार होने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कर अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। यह विधि कृषि बाजार की मांग पर आधारित होती है। जैसे बाजार में जाते हैं तो आप सभी को पता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उगाने पर, पैदावार पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाता है कि जितना ज़्यादा जो है उगाया जा सके। तो यहाँ पे बीज देखते हैं आप, एक से एक अभी आया है, जैसे कि अभी हाइब्रिड के द्वारा देखते हैं सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है कि बाज़ार की डिमांड की वजह से, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके वाणिज्यिक कृषि के अंदर आती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जैविक कृषि, जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैविक कृषि क्या है? खेती करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल पोषक दाता यानी शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, माइकोराइजा जैसे उपयोगकर्ता यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जैविक कृषि में, तो ये आप सभी जानते हैं। कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायो पेस्टिसाइड जैसे कि क्राइसोपा का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जैसे कि शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया का प्रयोग किस खेती में होता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। जैविक कृषि जो है पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। तो यहाँ पर्यावरण यानी ये इको फ्रेंडली होती है जैविक कृषि जो होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी खाद बनाना है, खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई फूल है, जैसे बहुत सारे देखते हैं मंदिर में फूलों का पूरा जमावड़ा लग जाता है, बहुत सारे फूल होते हैं, सारे सड़ गल जाते हैं, तो उसी का प्रयोग कर देगा वो कृषि में, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक खेती कहलाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नेचुरल रूप से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, अल्बर्ट हावर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जल कृषि क्या है? एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है? जलीय जीवों के पालन, संवर्धन और उपभोग को जल कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जीवों का पालन एवं संवर्धन किया जाता है। यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जा सकती है। तो ये इस प्रकार से आपने देखा होगा कई जगह पे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एक्वापॉनिक फार्मिंग, यानी कि इस कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक साथ दो चीज़ें चल रही होती है। इनमें एक ही टैंक में मछली और पौधे को एक साथ ही वृद्धि करते हैं और मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक का जो पानी है वो पोषक तत्वों में समृद्ध होता है और जिससे पौधों को पोषण मिलता है। तो एक तरह से ये ऑर्गेनिक भी हो जाता है और पौधे को अपने आप ही पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और मछली भी इसमें ग्रो करती है। इस विधि से भूमि के अंदर उगने वाले फल सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। इस विधि में उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट है आपका सहकारी कृषि, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसमें क्या होता है? तो इस विधि के अंतर्गत किसान आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि कार्य संपादित करते हैं। कृषि उत्पादन बाजार की मांग या स्वयं की पूर्ति हेतु भी किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे तो सिंपल है कि आपकी अगर पर्सनल कोई भी आपका ज़मीन है जहाँ पे आप खेती करना चाहते हैं अपनी पूर्ति के लिए, तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी यहाँ पे सहकारी कृषि के अंदर आती है। यानी कि व्यवसाय के रूप में संगठन बना करके किसी के साथ आप पार्टनरशिप में ये चीज़ें करते हैं, या इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो आपकी सहकारी कृषि के अंदर आती है, ठीक है। ये पूर्णतः निजी हो सकती है आपकी, ठीक है। ये जो होगा आपका पूर्णतः निजी हो जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न आपका इस प्रकार से बन सकता है। अब आपका नेक्स्ट जो है संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये क्या होता है? तो संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादक कार्य करता है तथा पूर्व निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादों को संबंधित कंपनी को एक निश्चित समयावधि उपलब्ध कराता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी, जैसे किसी को ऑर्गेनिक खेती चाहिए, वो क्या करता है, बाज़ार में माल सप्लाई करता है, तो उसको वो किसान से डायरेक्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, संविदा कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और कि 6 महीने तक जो है आप मुझे, या फिर साल भर आप मुझे इतने प्रोडक्ट में आप मुझे देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। इस विधि में कृषक को कंपनी द्वारा नई तकनीक एवं उन्नत बीज किस्म के बीज, उर्वरक और परिवहन की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। मतलब कृषक को सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, उनको बस पैदावार करना है, उनको फसल उगाकर कंपनी के पास सौंपना है। तो ये काम होता है संविदा कृषि में। अब है आपकी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो जब एक ही स्थान पर फार्म या फसल उत्पादन की क्रिया के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी होता है, उसे मिश्रित कृषि के रूप में जानते हैं। तो विभिन्न कृषि रूप हैं, जैसे कि मान लीजिए बागवानी, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। तो बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली एक बन जाता है, तो याद रखिए। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना, एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, पोमीकल्चर फलों का उत्पादन, ओल्ड्रीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, और पीसीकल्चर मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी विभिन्न रूप से आपके नाम है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भारत में कोई कृषि क्रांतियाँ हुई, तो ये भी आपका
इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन सी क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए भारत में जो कृषि हुई, यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। तो भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीडीपी से एक और प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिएगा कि 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी, 19-20 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 17.8% थी, और 20-21 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 19.9% है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय विभाग, ये भी प्रश्न एक बार आपका पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय के लिए किस विभाग द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है, तो याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकीय विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 क्षेत्रों का आंकलन किया गया है। और एक क्वेश्चन तो ये आपका बहुत बार पूछा गया, जो आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं, इसको जानते हैं आप, 3 रूप से कौन सा किया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आपका जो है प्राइमरी सेक्टर वो कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है आपका उद्योग, और तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर है आपका सेवा। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको ध्यान से बस आपको समझना है। कृषि आपका 55% है, कृषि क्या है आपका 55% है, और 26% आपका उद्योग है, और 19% आपका सेवा है, सर्विस है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो प्रमुख कृषि क्रांति है वो हम देख लेते हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, नीली क्रांति, नीली मछली से याद रख लीजिए। ठीक है, नीली मछली से याद रख लीजिए, नीली क्रांति मछली के लिए, मछली उत्पादन के लिए किया गया। भूरी क्रांति किस लिए किया गया, कोको उत्पादन के लिए। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, प्याज उत्पादन के लिए और औषधि उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति किया गया मसाला उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति किया गया फल उत्पादन और शहद उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। और सदाबहार क्रांति जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किया गया। रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए। सैफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए। ग्रे या स्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन के लिए। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन के लिए। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बताना चाह रही थी, एक कहीं पे मैंने डाला है पर मुझे याद नहीं आ रहा था। ये आप देखिए एक जगह पे आपको सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे ऋतुओं के आधार पे जो आपका वर्गीकरण किया गया था। तो बुआई कब से कब तक है, देखिए यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर, कटाई है मार्च से अप्रैल। रबी की फसल शीत ऋतु में शीत ऋतु की फसल होती है, और ये गेहूँ जौ सरसों चना मटर आलू ये सब आपका रबी के अंदर आ जाएगा। खरीफ के अंदर यह जून जुलाई की कटाई, नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है, बुनाई इसकी जो है बुआई इसकी जून जुलाई में होती है। धान बाजरा कपास जूट गन्ना मक्का उड़द ये सब आपका खरीफ के अंदर आ जाएगा। जायद की देखिए बात करें तो मार्च में बुआई और कटाई जून में। और जायद रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। तरबूज खरबूजा ककड़ी खीरा जैसे सैलेड वाला जो भाग है ना वो आपका जायद फसल में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे देखते चलेंगे, अभी पूरा फसल हमको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस कंप्लीट देखते चलिएगा, कुछ भी स्किप करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाता है। ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में, कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। हरित क्रांति का अभिप्राय देश में सिंचित असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज कर देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। अब हरित क्रांति के घटक की बात करें तो कुल 12 घटक है इसके हरित क्रांति के, इसको आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ आपका पूछ ले। तो उच्च उपज किस्म की बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कमांड एरिया विकास, जोतों का सुदृढ़ीकरण,
भूमि सुधार, कृषि ऋण की आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें एवं विपणन, कृषि का मशीनीकरण, कृषि विश्वविद्यालय। तो ये हरित क्रांति के कुल 12 घटक है जिस पर बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हुए, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव हुए। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे किसानों की उन्नति हुई, उद्यानों खाद्यान्नों के आयात में कटौती हुई, पूंजी खेती और कृषि के लाभ की पुनर्प्राप्ति, औद्योगिक विकास और ग्रामीण को रोजगार मिला। ये सभी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। कुछ नकारात्मक प्रभाव थे, जैसे अंतर फसल असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई, बड़े किसानों को ही सिर्फ लाभ हुआ, छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाया, बेरोजगारी बढ़ती गई, अंतर क्षेत्रीय प्रवास में वृद्धि हुई, परिस्थितिकी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिली। तो ये सभी कुछ नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पे देखने को मिले। अब देखिए कृषि के जलवायु क्षेत्र कुछ यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही विकास करता है और गेहूं क्या है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। गेहूं कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी में मानसून के समय में उगाया जाता है। तो ये कौन कौन से भाग, कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित किया, पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है। तो 15 है, याद रखेंगे। तो पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगा मैदानी क्षेत्र, गंगा पार मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान, गुजराती मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा द्वीप क्षेत्र। ये कुल 15 क्षेत्र जो है आयोजित यहाँ पे विभाजित किए गए। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे देखिए खाद्य फसलों के अंदर क्या क्या आता है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। तो यहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न आपका पूछ लेगा, नकदी फसलों के अंदर कौन कौन सा आता है, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली। रोपण कृषि के अंदर फसलों के अंदर कौन सा आता है, चाय, कहवा, नारियल, रबड़, मसाला। बागवानी फसलों के अंदर कौन कौन सा आता है, सेब, आम, केला, अंगूर और अन्य फल। ये जितने भी फल हैं आपके बागवानी फसलों के अंदर आते हैं। अब देखिए कुछ आपके संस्थान हैं कृषि से संबंधित और उनकी अवस्थिति यहाँ दी गई है, कौन कहाँ पे आपका केंद्रित है। जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक जो है मुंबई में, भारतीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। ये आपका पूछा जाता है, ये वाला आलू अनुसंधान संस्थान आपका पूछा गया है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में, जूट का हो जाएगा कोलकाता, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान मैसूर और शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। तो ये सभी को ध्यान में रखिए, क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। अब हम यहाँ पे कुछ फसलों को देखेंगे, जो फसल आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फसल में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है आपका चावल। चावल में क्या प्रमुख है, तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और देश की कुल फसल के सर्वाधिक यानी कि 23% जो हिस्सा है वो चावल पैदा होता है यहाँ पे। चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल है, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। कई बार आपका पूछा गया, जैसे बाजरा पूछा गया आपका, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है।
विश्व में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, चीन। चीन के बाद भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, ये भी याद रखिए। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है। डगोप विधि, डपोग विधि के द्वारा जापान और फिलीपींस में चावल का उत्पादन किया जाता है। धान के फसलोत्पादन में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में एजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 76% पाई जाती है, सबसे ज़्यादा चावल में पाई जाती है। और प्रोटीन जो है वो 6 से 7% पाया जाता है। और वसा इसमें 2.5% के लगभग पाई जाती है, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम इसमें वसा पाई जाती है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। खैरा धान में लगने वाला प्रमुख रोग है, तो धान में लगने वाला रोग पूछा जा सकता है, खैरा, याद रखेंगे। पॉलिश किए गए चावल के ऊपरी परत में विटामिन बी थायमीन का अभाव पाया जाता है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। प्रश्न आपका सीधा सीधा ये भी पूछा सकता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, यह काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। चावल खरीफ की फसल है। मौसम के आधार पर यह अगहनी यानी अमल, शरद काल में ओस और ग्रीष्म काल में कालीन कहलाता है। तो नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। मौसम के आधार पे अगहनी अमन कहते हैं, शरद कालीन में ओस और ग्रीष्म काल में बोरा के नाम से ये जाना जाता है। उत्तर भारत में चावल की बुआई मई जून में और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध 5, माही, सुगंधा, बाला और रत्ना, ये सभी क्या है, चावल की किस्में हैं। इस किस्म की चावलें पाई जाती है। चावल की जल प्रतिरोधक किस्म जो है वो पोकल्ली की पैदावार केरल राज्य में की जाती है। प्रश्न पूछा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कुछ आवश्यक दशाएं हैं, क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। तो चावल उष्णकटिबंधीय फसल है, पहले तो ये याद रखिए। इसके लिए उष्णार्द्र जलवायु और औसत ताप 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल के लिए गहरी उर्वरक, चिकनी या दोमट मिट्टी का आवश्यकता होता है। तो प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से पूछा जाए, आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। इतनी क्लियरिटी आप रख सकते हैं माइंड में। चलिए, अब हम गेहूँ को देखते हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं भारत में चावल के बाद अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है और देश की कुल लगभग 14% भाग जो है गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान शामिल है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। भारत में विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन होता है। करनाल, बंट और रस्ट गेहूं की फसलें हैं। फसल में लगने वाले रोग हैं करनाल, बंट और रस्ट गेहूं। रस्ट और करनाल ये क्या है, तो गेहूं में लगने वाले रोग हैं। ठीक है, गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। गेहूं में बौनेपन का जीन नोरिन 10 है। गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन है, लगभग 1.5% वसा है और लगभग 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट निहित होता है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उत्तरी भारत में गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। उत्तरी भारत में इसका अलग है, दक्षिण भारत में जो बुआई कटाई है वो अलग समय पे होती है, दोनों का अलग अलग है। तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए, उत्तरी भारत में बुआई क्या होती है, अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में और कटाई होती है दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में पहले होती है, उत्तर भारत में थोड़ा सा लेट से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, रबी की फसल है गेहूं, आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने देखा। तो गेहूं क्या है, रबी की फसल है और शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है, याद रखिए। तो बहुत एक अच्छे लेवल का आपका तैयारी यहाँ से हो जाएगा।
शीतकालीन वर्षा जो है मावट गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन, ये सभी क्या है, गेहूं की किस्में हैं। आवश्यक दशा की बात की जाए तो गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः तापमान जो है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और गेहूं की फसल के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और गेहूं की फसल के लिए हल्की दोमट, बलुआ और चिकनी मिट्टी का प्रयोग की आवश्यकता होती है। बात करें ज्वार की तो ज्वार एवं यह रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है, तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्वार जो है ये रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ पे उत्पादक होता है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 38%, कर्नाटक में 13%, मध्य प्रदेश में भी 13%। आवश्यक दशाओं की बात करें क्या ये उष्णकटिबंधीय फसल है, याद रखिए। वर्षा इसमें 30 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए। मृदा जो है ये हल्की दोमट और काली चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चलिए बाजरा की बात करें। बाजरा आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो ज़रूरी नहीं कि बाजरा ही पूछेगा फिर से आपको, तो इसीलिए मैं सारा करवा रही हूँ ताकि कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे तो आप उसका आंसर कर पाए। यह अफ्रीकी मूल का पौधा है बाजरा और ये खरीफ की फसल है। भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, ये ध्यान रखिए। राजस्थान में सबसे पहले होता है 27%, फिर उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, और फिर उसके बाद हरियाणा। तो यहाँ पे बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा में पाई जाती है। बाजरा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए आवश्यक वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर, वार्षिक जो तापमान है वो 25 से 31 डिग्री सेल्सियस और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बलुई, दोमट या रेतीली मिट्टी होनी चाहिए बाजरा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मक्का की बात करें तो यह खरीफ की फसल है। C4 पौधे के अंतर्गत ये आता है और इसके लिए अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में उगाया जाता है। मक्का याद रख लीजिए, मक्का जो है आपका यह रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल में, तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मक्का मूल रूप से अमेरिकी मूल का पौधा है और इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। ग्लूकोज, अल्कोहलिक पेय और बायोडीजल बनाने के लिए मक्का का प्रयोग किया जाता है। गंगा 5, डेक्कन 10 और 11, गंगा 11 आदि मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। मक्का का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में होता है। मक्का की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 से 30 सेंटीमीटर वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस तापमान एवं गहरी दोमट चिकनी मिट्टी या कांप मिट्टी की आवश्यकता होती है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। मूंगफली की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है और हल्की दोमट और बलुई मिट्टी का आवश्यकता यहाँ पे होता है। चना की बात करें, चना एक रबी की फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत में चना उत्पादक राज्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रमुख है और चना का सर्वाधिक क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश और सर्वाधिक उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश में होता है। चना की फसल के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास की बात की जाए, कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये खरीफ की फसल है। भारत में कपास उत्पादन में अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरा स्थान है कपास का, भारत में, ठीक है। भारत में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता राज्य पंजाब है। कपास उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य है।
कपास उत्पादक राज्य में सबसे प्रमुख राज्य पूछ लिया जाए ना, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र को ही टिक करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब है। अब हम कपास की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और गहरी काली मिट्टी, चिकनी पठारी मिट्टी की यहाँ पे आवश्यकता होती है। जूट की बात करें, यह उष्णार्द्र जलवायु की फसल है और खरीफ की ये फसल है जूट। विश्व की कुल जूट उत्पादन 66% उत्पादन जो है अकेला भारत करता है। भारत में कुल उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य में है पश्चिम बंगाल सबसे पहले, फिर बिहार, असम, झारखंड। जूट की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 24 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और जलोढ़ या काप मृदा की आवश्यकता होती है। बात करें गन्ना की, तो गन्ना जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए अधिक ताप एवं अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, उसका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर उपज उत्तर भारत में अधिक होती है और उत्तर भारत से अधिक होती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई का उपयोग गन्ना की फसल के लिए किया जाता है और गन्ना की फसल के लिए 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान और उपजाऊ दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए पानी का जो एक प्रयोग है वो उसमें सबसे ज़्यादा हानि जो होता है पानी का वो यहाँ पे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछा जाए तो गन्ना की फसल में होती है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात है जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको हाईलाइट करती हुई चलती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये ध्यान रखिए, या आपको इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, लास्ट में छोटा सा है पर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चावल की बात करें तो चावल भारत की मुख्य फसल है, आप सभी को पता है। भारत का विश्व में 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत में पश्चिम बंगाल, विश्व में पूछा जाए तो चीन। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। ये ऊपर करवाया है पर यहाँ पे भी आपको एक जगह पे दे दिया है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। गेहूं की बात करें तो विश्व में गेहूं का उत्पादन चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है और भारत में विश्व का लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। और उत्तर प्रदेश, भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और विश्व का चीन हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर पंजाब का स्थान प्रथम है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान गेहूं में है, गन्ना में है, आलू में है और मसूर में है। एक बार में याद रख लो, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए। राजस्थान में बाजरा और सरसों, ये दो याद रख लीजिए, ये राजस्थान के लिए है। बाकी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रबड़ का पूछा जाता है तो थाईलैंड, विश्व में भारत में केरल। गन्ना पूछा जाए विश्व में ब्राज़ील और भारत में उत्तर प्रदेश। चाय पूछा जाता है चीन और भारत में असम। सोयाबीन की बात करें अमेरिका, भारत में मध्य प्रदेश। कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। दाल की बात करें तो भारत ही है सबसे प्रमुख में दाल और सर्वप्रथम में, और मध्य प्रदेश है दाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है ये मध्य प्रदेश में उत्पादन करता है। तो ये पूरा मैंने आपको आज कृषि कंप्लीट कर दिया है। पूरा फसल हमने एक एक चीज़ को डिटेल में समझा है, कुछ भी यहाँ से बाहर आपका देखने को नहीं मिलेगा। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा, सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही बार आपको ध्यान से पूरा टाइम देना पड़ता है। इसके बाद आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन जब आप करेंगे तो रिवीजन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा के इसका रिवीजन आप कर सकते हैं, चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन करना ज़रूर है। मेरे पास आए हैं तो प्लीज़ मेरी बात मान के आप बार बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ा तो मैं आपको सब कुछ रही हूँ, सब कुछ मैं आपको दे दूँगी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन उसका अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कड़वा है मगर सच्ची बात है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना जो भी पढ़ा है सब वहाँ पे जाके स्किप हो जाएगा, सारे दिमाग से निकल जाएगा और आपको लगेगा कि पढ़ा है ज़रूर मैंने, मगर ये होगा कि ये होगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न के लिए ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है BPSC में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको
डायमा होगा सबसे ज़्यादा, जो आपको कन्फ्यूज़न होगा वो आपको ऑप्शन 4 में होगा। तो ध्यान रखिए, उसी के लिए आपको इतनी मेहनत करवाई जा रही है। बस आपको मेहनत करना है सच्ची तरह से, ईमानदारी से। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। केंद्रीय आलू संस्थान अनुसंधान संस्थान, आलू की बात कर रही हूँ, आलू आपका बहुत पूछा जाता है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आलू के बारे में बताएंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड ही कराने वाली हूँ, आगे भी कराऊँगी। बस आपको बने रहना है। चलिए, थैंक यू।